में जो हमें सिलेबस दिया है उसमें कई यूनिट हैं। सबसे पहला यूनिट 1 जो हमारा आएगा, जिसको हम देखेंगे, उसमें बेसिक्स देखेंगे एनवायरनमेंट के बारे में। सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या होता है इसके बारे में। इसके अलावा इस यूनिट में फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को, साथ में बायोस्फीयर और ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट के बीच जो इंटरेक्शन हुआ उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इसके बारे में देखेंगे। अगला जो हमारे उसमें यूनिट होता है, जो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी जिसमें हम लोग देखते हैं कि भाई कैसे क्या क्या चीजें हैं जिनको कंजर्व करना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे देश में नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, साथ में जूज है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इट्स प्रोटेक्शन, ये हमारा सेकेंड यूनिट होगा। थर्ड यूनिट जिसके ऊपर काफी ज्यादा एक तरीके से वर्ल्ड में चीजें चलती रहती हैं, चाहे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो या फिर न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन के अंडर बहुत सारी चीजें डिस्कस की गई हो, या फिर पेरिस एग्रीमेंट जिसे हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। और सबसे लास्ट में इंस्टीट्यूशन, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की, जैसे इंडिया में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, साथ में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, साथ में हमारी नेशनल पॉलिसी इन्वायरमेंट को लेकर, साथ में हमारी पार्लियामेंट बहुत सारे एक्ट बनाती है, और साथ में टाइम टू टाइम बहुत सारे समिट होते हैं। तो इन सब को हम एनवायरमेंट और इकोलॉजी में पढ़ेंगे, ये 4 यूनिट के बेस पे। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का इंपॉर्टेंस इस मामले में है कि अभी जो भी हमारा एग्जाम आता है उसमें लगभग 1/4, अगर मान लेते हैं 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में है तो लगभग 25 क्वेश्चन एनवायरमेंट के होते हैं। और क्योंकि इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा है, क्योंकि एनवायरमेंट अगर अच्छा रहता है तो हमारी लाइफ अच्छी रहती है, वरना हम भी अच्छे नहीं रहते। साथ में जो एयर पॉल्यूशन है, इसकी वजह से जो दिक्कत होती है, चाहे दिल्ली एनसीआर में अभी न्यूज में हो कि एयर की क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। साथ में आपने सिक्किम में देखा होगा बहुत सारी फ्लड आई, आउटवर्स फ्लड, जिसमें अचानक एक साथ फ्लड आना, साथ में कहीं पर फॉरेस्ट फायरिंग, ये सारी चीजें एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई काफी न्यूज में रहती है। और बिना एनवायरनमेंट के कोई भी लिविंग थिंग्स सरवाइव नहीं कर सकती। इसलिए एनवायरनमेंट का इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, एग्जाम के पर्पज से भी और साथ में अवेयरनेस के लिए भी। और इन सारी चीजों को ही हम लोग पॉइंट टू पॉइंट देखते चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है एनवायरनमेंट होता क्या है। तो नॉर्मल लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि भाई हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो सब क्या है, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का लेमन लैंग्वेज में
थोड़ा सा डेफिनेशन करें तो अराउंड अस, मतलब जिस चीज के चारों तरफ हम लोग घिरे होते हैं वो सब एनवायरमेंट। फिर उसके बाद किसी ने पूछा क्या लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, ये सारी चीजें एनवायरमेंट है? बिल्कुल। तो हमारे आसपास चाहे बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, ह्यूमन बीइंग हो सकता है, कोई अदर एनिमल हो सकता है, साथ में नॉन बायोटिक जिसे कहते हैं अबायोटिक, नॉन लिविंग थिंग्स, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एनवायरनमेंट कहलाता है। और फिर उसके बाद ये लोग जो बायोटिक हैं, बायोटिक में हम ले लेते हैं एक ह्यूमन बीइंग है, नॉन बायोटिक में हम ले लेते हैं कि आसपास के डेजर्ट, साथ में लाइट, सन की जो लाइट पड़ती है, ये नॉन बायोटिक एक दूसरे से जब इंटरेक्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें हम नेचुरल तरीके से लेते हैं, चाहे एयर ब्रीथिंग हो या फॉरेस्ट से रिसोर्स लेने हो, तो इन दोनों का इंटरेक्ट होना ही एक तरीके से एनवायरनमेंट को डेवलप करता है। तो ये एनवायरनमेंट की काफी इजी एक डेफिनेशन, कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया है। अलग अलग सिविल सर्विस के एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन एक बहुत अच्छा रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन एनवायरनमेंट, और उस डेफिनेशन में कई बार आपको दिखाएगा सिर्फ एनवायरनमेंट में बायोटिक चीजें इंक्लूड होती हैं, दूसरे में बोला सिर्फ नॉन बायोटिक चीजें इंक्लूड होती हैं, या अलग अलग तरीके की डेफिनेशन दे देगा। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन क्या है? बायोटिक और नॉन बायोटिक या अबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स का कॉम्बिनेशन, और फिर वो आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग, तो उसी को क्या कहते हैं हम? एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट में ही कहीं ना कहीं जो हमारा आसपास का एनवायरनमेंट होता है, उसी में हर स्पीसीज का या ह्यूमन बीइंग का एक हैबिटाट, घर उसका बनता है। तो जब ये एनवायरनमेंट हमारे आसपास है, इसी से हम लोग शेप दे सकते हैं अपनी कुछ चीजों को, जैसे हैबिटाट, हमारा घर। और घर जो बनता है वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के अंदर है, और फिर उसी के बाद इकोसिस्टम, इस एनवायरनमेंट के अंदर ही ये सारी चीजें होती हैं। अलग अलग स्पीसीज का हैबिटाट अलग भी हो सकता है, और हो सकता है सब एक ही जगह भी रहते हो, जैसे बहुत सारे ह्यूमन बीइंग एक ही घर में रहते हैं, तो उनका घर का एड्रेस एक है, तो इसका मतलब उनका हैबिटाट एक है। ऐसे एनवायरनमेंट में हमारे दिखता है। और इकोसिस्टम का मतलब एनवायरनमेंट में अलग अलग जो चीजें हैं वो कैसे इंटरेक्ट करती हैं, वो लोग अपने आसपास की चीजों से क्या चीजें लेती हैं, क्या चीजें देती हैं, वो इकोसिस्टम एक तरीके से कहलाता है। और फिर एनवायरनमेंट को डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बांट भी जाता है। इसे हम नॉर्मल भाषा में समझ सकते हैं, जैसे फिजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट जो हमारे आसपास चीजें हैं जिनमें ब्रेथ नहीं है या नॉन लिविंग है, जैसे हमें दिखता है वाटर, एयर, ये क्या है? फिजिकल थिंग्स है, लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट का।
फिर अगला आता है बायोलॉजिकल, जिसमें ऑर्गेनिज्म, इवन हम लोग भी आते हैं, ह्यूमन बीइंग, जो अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं। और ह्यूमन बीइंग दोनों तरफ से आते हैं। एक तरफ तो एनवायरनमेंट ने इम्पैक्ट करता है, क्लाइमेट जो आसपास का होता है वो हमारी लाइफ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। जैसे आप देखेंगे, जो लोग वार्म क्लाइमेट में रहते हैं, गर्म क्लाइमेट में, उनका नेचर और कोल्ड क्लाइमेट में रहने वाले नेचर में डिफरेंस होता है। जो वार्म में रहते हैं वो ज्यादातर चीजों को अवॉइड करते हैं जिनसे बॉडी में हीट जनरेट हो, जैसे नॉन वेज, एल्कोहल, ये सारी चीजें वो अवॉइड करते हैं क्योंकि उससे बॉडी में हीट जनरेट होती है। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल हमारा इंडिया। जो लोग कोल्ड एरिया में रहते हैं वो क्लाइमेट या एनवायरनमेंट की वजह से नॉन वेज काफी खाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी को नॉन वेज चाहिए एनर्जी जनरेट करने के लिए, हीट जनरेट करने के लिए। साथ में अल्कोहल भी काफी ज्यादा कंज्यूम करेंगे, और इससे उस सोसाइटी का जो कल्चर है वो भी डिपेंड करता है। तो मतलब कोई भी चीज लिविंग कैसे बिहेव करेगी उस पर एनवायरनमेंट का काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और फिर उसी के साथ उसका जो बायोस्फीयर है, जहां पर वो रहता है, उसका डेवलपमेंट होता है। और बायोस्फीयर उस लिविंग थिंग को रहने के लिए बहुत सारी चीजें देता है, और बायोस्फीयर ही हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है। बिना बायोस्फीयर के एनवायरनमेंट में बहुत सारे बायोस्फीयर हो सकते हैं। और बायोस्फीयर होता क्या है? कॉम्बिनेशन होता है अलग अलग चीजों का। जैसे हम लोग जो सांस ले रहे हैं, जमीन पे हम लोग रहते हैं, लैंड पर एयर से हम लोग सांस लेते हैं। और वाटर जो एक्वेटिक सिस्टम है, उससे हमारी लाइफ चलती है, कि बिना वाटर के हम लोग रह नहीं सकते, जीवन नहीं है। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन बायोस्फीयर कहलाता है। तो बायोस्फीयर में आपको तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन दिखता है, जो एक एनवायरनमेंट के अंदर ही ह्यूमन बीइंग या अदर स्पीसीज को लाइफ का मौका देता है कि वो जीवन जी सकते हैं। तो यहीं से डेवलपमेंट होता है बायोस्फीयर का। और ये कॉम्बिनेशन है तीन चीजों का, एयर, वाटर, साथ में लैंड। ये तीनों चीजें अगर एक साथ ना हो तो अर्थ पर भी लाइफ नहीं होगी। हमारा अर्थ अपने आप में एक बायोस्फीयर है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही बायोस्फीयर का डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि अगर अर्थ के एयर में, एटमॉस्फेयर में सिर्फ CO2 होती तो लाइफ नहीं होती, उसके लिए ऑक्सीजन होना जरूरी है। ऐसे ही अगर लैंड पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता जिस पर हम अपना हैबिटेट बना सकें या फॉरेस्ट डेवलप हो सके, तो वहां पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर वाटर नहीं होता हमारे पास, तब भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब एक भी पिलर गया तो बायोस्फीयर नहीं एग्जिस्ट करता। इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही बायोस्फीयर को डेवलप करता है।
और एयर को हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की टर्म में। साथ में लैंड को लिथोस्फीयर और वाटर को हाइड्रोस्फीयर। ये इनके इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के मामले में टर्म्स हैं। तो बायोस्फीयर की अगर हम डेफिनेशन देंगे, इट इज अ सिस्टम विच सपोर्ट लाइफ, सपोर्ट लाइफ, एक ऐसा सिस्टम जो लाइफ को सपोर्ट करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर। और जिसमें इंक्लूड है कॉम्बिनेशन किस किस का, हाइड्रोस्फीयर का, वाटर का, प्लस एटमॉस्फेयर का, साथ में लिथोस्फीयर का। इन डेफिनेशन के ऊपर भी प्री में क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि कई बार ये डेफिनेशन काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है और हमें लगता है इसी को एनवायरनमेंट कहते हैं, इसी को बायोस्फीयर कहते हैं। एनवायरनमेंट एक बड़ी टर्म है, उसमें बहुत सारे बायोस्फीयर हो सकते हैं, और बायोस्फीयर से ही हमारा बनता है बायोम। जैसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल बायोम, ट्रॉपिकल बायोम, इसलिए बोला जाता है एक ही इन्वायरमेंट में बहुत सारे बायोस्फीयर हो सकते हैं, जहां लिविंग चीजों के लिए या लाइफ के लिए चीजें एग्जिस्ट होती हैं। और हमारा अर्थ अपने आप में एक बायोम है, क्योंकि वहां पर लाइफ एग्जिस्ट होती है। और साथ में हम डेफिनेशन में एक और चीज को लें, इट ऑल्सो इंक्लूड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको इंक्लूड करता है, विद डेड ऑर्गेनिज्म, जो हमारी बॉडी है वो भी इसका पार्ट है, क्योंकि वो भी बायोम में रिसाइकिल हो रही है। अगली बात, क्या हर जगह बायोस्फीयर हो सकता है? क्या कुछ प्लेस ऐसे नहीं हो सकते अर्थ पर जहां पर लाइफ एग्जिस्ट ना करती हो? कि किसी और प्लेनेट पे, जैसे हमें पता चलता है कि भाई मून पर लाइफ नहीं है, इसका मतलब वहां पे बायोस्फीयर नहीं है। क्यों? क्योंकि मून के पास अपना एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वहां पे अगर हम रहने जाएंगे तो वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ऐसे ही मार्स पे हम लोग गए, वहां पे भी हमने ये सेम चीज देखी। तो इसका मतलब कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन होती है जहां पे बायोस्फीयर एग्जिस्ट नहीं करता। तो ऐसा नहीं है अर्थ के हर पार्ट पर बायोस्फीयर होगा। अर्थ के कुछ एरिया ऐसे होंगे जहां पर आपको बायोस्फीयर नहीं मिलेगा, तो बायोस्फीयर एब्सेंट होगा। और ये सारी चीजें कुछ एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन में होंगी, जैसे हमारे अर्थ के ऊपर वाले पोल पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में आपको लाइफ एग्जिस्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा सर्दी है। इन एरिया में आपको
लाइफ नहीं दिखती। साथ में काफी ज्यादा हाइट वाले माउंटेन जैसे माउंट एवरेस्ट, वहां पर भी लाइफ नहीं दिखती क्योंकि टेम्परेचर काफी कम है और किसी भी लिविंग थिंग के लिए उस टेम्परेचर में अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हाइट अगर ज्यादा होगी वहां पर भी आपको लाइफ या बायोस्फीयर नहीं मिलेगा। और कई बार बोला जाता है बहुत सारे एरिया ऐसे हैं अर्थ पर जहां पर बायोस्फीयर नहीं एग्जिस्ट करता। तो इसलिए आपको इन एक्सेप्शन पे ध्यान रखना है। अगर स्टेटमेंट आए ऑल पार्ट ऑफ अर्थ इंक्लूड इन बायोस्फीयर, तो बिल्कुल नहीं। एनवायरनमेंट का पार्ट है लेकिन बायोस्फीयर का पार्ट नहीं है, क्योंकि बायोस्फीयर के लिए लाइफ का होना जरूरी है और जहां जहां लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती वहां वहां बायोस्फीयर भी नहीं होता। और ये लाइफ कहाँ एग्जिस्ट नहीं करती? एक तो पोल पर, नॉर्थ पोल साउथ पोल पर, दूसरा हाईएस्ट माउंटेन पर, तीसरा डीपेस्ट ओशियन। इन पार्ट में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, तो वो वाले पार्ट बायोस्फीयर का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन वो इन्वायरमेंट का हिस्सा है। इन्वायरमेंट की डेफिनेशन काफी ज्यादा आगे, वो बोलता है लिविंग हो नॉन लिविंग हो कोई मैटर नहीं करता। तो नॉन लिविंग थिंग तो है, हाईएस्ट माउंटेन पे भी हैं, पोल पर भी हैं, डीपेस्ट ओशियन पे भी हैं। कुछ ना कुछ तो आपको नॉन लिविंग थिंग्स वहां पे दिखी जाएंगी, लेकिन लिविंग थिंग्स नहीं होंगी, इसलिए वहां पर बायोस्फीयर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगला इसी चीज से, बायोस्फीयर में बहुत सारे हैबिटाट होते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं वहां पर, अलग अलग स्पीसीज। तो अगली बात होती है हैबिटाट क्या है। तो इसका सिंपल सा मतलब ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट जहां पर लिविंग थिंग्स रहती हैं, इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। ऐसा फिजिकल एनवायरनमेंट जहां पर कोई भी ऑर्गेनिज्म रह सकता है, या सिंपल भाषा में कहें एड्रेस है ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म जहां रहता है उसी को हम लोग हैबिटाट कहते हैं। जैसे हमारे घर का एड्रेस हमारा हैबिटाट, वही हमारा एड्रेस है, और जब भी हम कोई कोरियर की चीज मंगाते हैं तो वहीं पे पहुंचती है। ऐसे ही इन्वायरमेंट में भी अलग अलग स्पीसीज का हैबिटेट,
उनका एड्रेस जहाँ पे वो मिलेगी। हमें पता होता है कि भाई इस फॉरेस्ट में लॉयन मिलेंगे, इस फॉरेस्ट में टाइगर मिलेंगे, तो कैसे हम पता कर पाते हैं? वो ऐसे कि भाई इस हैबिटाट में ऐसी ऐसी कंडीशन है। अब पोलर बियर को आप ढूंढोगे तो ट्रॉपिकल एरिया में नहीं मिलेगा, पोलर बियर पोल वाले एरिया में मिलेगा। तो हमें पता है कि पोलर बियर का हैबिटाट पोल वाले एरिया में होता है। ऐसे ही हमारा भी हैबिटाट होता है, लेकिन हो सकता है एक ही हैबिटेट के अंदर बहुत सारी स्पीसीज रहते हो। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही हैबिटेट में एक ही स्पीस हो। तो सिंगल हैबिटेट, जैसे हम लोग एक ही घर में सारे लोग रहते हैं, कैन बी फॉर मोर देन वन स्पीसीज। ये हो सकता है, ऐसी चीजें हो सकती है। जैसे अगर हम इक्वेटिक इकोसिस्टम को देखें, वाटर वाला जो इकोसिस्टम है, उसको आप देखेंगे तो उस एक ही हैबिटाट में, एक ही हैबिटस पर आपको बहुत सारे स्पीसीज मिल जाएंगे। मान लेते हैं हम एक तालाब में या पॉन्ड में गए, तो वहां पर आपको फिश भी मिलेगी, साथ में फ्रॉग भी मिलेगा, साथ में प्लांट भी मिलेंगे जिन्हें फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। वो सारी चीजें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी। इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म नीचे, या जिसे निके भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ये हर स्पीसीज के लिए डिफरेंट होता है। ओनली वन निके फॉर वन स्पीसीज। इसका मतलब वर्किंग इन्वायरमेंट, जहां पर कोई स्पीसीज काम करती है, उसी को उसका निके कहते हैं, कि उसने वर्क कहाँ किया। तो निके एक फंक्शनल यूनिट है। तो अपनी लाइफ को रन करने के लिए हर लिविंग स्पीसीज को कुछ ना कुछ काम करना होता है, और वो काम करने का जो स्पेस है जहां पर उसकी लाइफ डिपेंड है, वो उसका निके है। हैबिटेट सेम है, बट अलग अलग फैमिली के मेंबर अलग अलग काम कर रहे हैं, और सबका काम करने का तरीका अलग है, सेम नहीं होगा। किसी को किसी प्लेस में फॉरेस्ट में जाना पसंद है, तो फॉरेस्ट का निके हो गया। किसी को फॉरेस्ट के भी एक छोटे से एरिया में जाना पसंद है, तो उस एरिया में वो जा रहा है। तो जिस एरिया में वर्क करता है, चाहे छोटी सी चींटी हो या बड़ा एलिफेंट, वो जो वर्क करता है, जो उसका फंक्शन होता है, वो उसका निके कहलाता है। और ये डिफरेंट होता है हैबिटाट से, और एक स्पीसीज के लिए सिर्फ एक निके होता है, दूसरी स्पीसीज उसमें एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि थोड़ा बहुत चेंज उसमें हो जाता है। लेकिन हैबिटेट में ऐसा नहीं होता। और यहीं से बात आती है, ठीक है भाई ये सारी चीजें होगी, लेकिन हैबिटेट और एनवायरनमेंट में क्या डिफरेंस है? फिर हम एनवायरनमेंट के बारे में बोले कि भाई ऐसा एक फंक्शनल यूनिट जिसमें बायोटेक और नॉन बायोटेक, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग रहती हैं। तो हैबिटेट में भी तो ऐसे ही है, फिजिकल एनवायरनमेंट है जहां पर लिविंग थिंग्स रह रही हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? तो इन दोनों में कुछ कॉमन डिफरेंस दिखता है। हैबिटेट वर्सेस एनवायरनमेंट, इनमें जो सबसे पहला डिफरेंस है, जहां भी घर होगा वहां पर हमेशा लाइफ एग्जिस्ट करेगी।
हैबिटेट में लाइफ एग्जिस्ट करती है, क्योंकि तभी हैबिटेट बना। घर है, घर इसलिए बना, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत थी, इसलिए उसने घर बनाया, चाहे वो नेचुरल तरीके से बनाए या ह्यूमन बीइंग की तरह कोई मकान बनाए सीमेंट पत्थर से। तो लाइफ है इसलिए घर बना, तो हमेशा लाइफ रहती है। बट एनवायरमेंट में ऐसा नेसेसरी नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि भाई कैसे पोल वाले एरिया में लाइफ नहीं होती लेकिन फिर भी एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट में लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं भी। तो जहां पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती वहां पर भी एनवायरमेंट होता है, लेकिन हैबिटेट नहीं। अगला, सारे जो हैबिटेट हैं, ऑल हैबिटेट इंक्लूड इन एनवायरमेंट, क्योंकि एनवायरमेंट में तो लाइफ मतलब बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग दोनों इंक्लूड है। हैबिटेट में सिर्फ लिविंग थिंग्स इंक्लूड है। तो इसलिए बोला जाता है सारे जो हैबिटेट हैं वो एनवायरमेंट के अंदर आते हैं। बट ऑल एनवायरमेंट नॉट इंक्लूड इन हैबिटेट। पोल वाला एरिया में लाइफ होती ही नहीं, तो वो हैबिटेट में क्यों आएगा? सारा एनवायरमेंट हैबिटेट का पार्ट नहीं है जहां पे हम लोग रहते हैं। हैबिटेट में एक और चीज ज्यादातर प्रेफरेंस दी जाती है, एक स्पीसीज को एक हैबिटेट में प्रेफरेंस। जैसे फिश जो है वो वाटर में रहेगी, एक्वेटिक, उसको आप लैंड पे रहने के लिए कहोगे तो वो मर जाएगी, कि मछली जल की रानी होती है, जमीन की रानी नहीं है। तो हैबिटेट कहीं ना कहीं स्पीसीज के बीच थोड़ा सा डिफरेंस करता है, और किसी एक स्पीसीज को थोड़ा सा प्रेफरेंस देता है क्योंकि उसके लिए वो अच्छा है। तो मछलियों के लिए वाटर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन्वायरमेंट में ऐसा नहीं होता। इन्वायरमेंट में बहुत सारी स्पीसीज रह सकती है, क्यों? उसका रीजन उसमें बहुत सारे हैबिटेट हैं। मैनी हैबिटेट या हाउस इसमें है, इसलिए बहुत सारी स्पीसीज भी यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। और अगली बात, इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है हमारे रहने के एरिया को। बहुत सारे स्पीसीज हाइबरनेशन में चले जाते हैं सर्दियों के टाइम, बहुत सारे समर के टाइम। मतलब एनवायरनमेंट में चेंज हुआ और स्पीसीज ने अपना फंक्शनल यूनिट बंद कर दिया, घर नहीं बना रहे। जब दूसरा मौसम आएगा उसके बाद, जैसे आप चींटियों को देखेंगे, कुछ मौसम में चींटियां अपना खाना इकट्ठा करती हैं, कुछ मौसम में आपको दिखेंगी ही नहीं। इसका मतलब उनका जो हैबिटेट है वो तो फिक्स है, बट हर टाइम वो एक्टिव नहीं रहती। इसलिए बोला जाता है इन्वायरमेंट कंट्रोल करता है हर हैबिटेट को, इवन ह्यूमन बीइंग के भी। बारिश ज्यादा होती है तो हम घर में होते हैं, सर्दी ज्यादा होती है तो भी घर में होते हैं, और गर्मी ज्यादा होती है तब भी घर में होते हैं। काम इतना करने के लिए नहीं जाते, लेकिन हैबिटेट कंट्रोल नहीं करता इन्वायरमेंट को। तो इससे प्रूफ होता है कि भाई इन्वायरमेंट बड़ी यूनिट है और हैबिटेट थोड़ा छोटा यूनिट है। तो ये मेजर डिफरेंस इन दोनों में होता है। और उसके बाद जो अगला टर्म आता है वो आता है इकोसिस्टम। इन्वायरमेंट में जो भी एक्टिविटी ये लोग करते हैं उससे इनके एक सिस्टम का डेवलपमेंट होता है जिसे कहते हैं इकोसिस्टम। तो जहां पर इनका घर होगा उसी के आसपास इनका फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम भी बनने लग जाएगा, जिसको हमने निक्के के नाम से जाना भी था।
भाई कैसे अलग अलग स्पीसीज अपने लिए फूड और भी बहुत सारे रिसोर्स कलेक्ट करती है और अपनी लाइफ को जीती है। तो उसी से जुड़ा हुआ वर्ड इकोसिस्टम, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसमें क्या होता है, ये एक तरीके से फंक्शनल यूनिटी है जहां पर वो लोग काम करते हैं। किसकी? नेचर की। निके में हमने बोला है स्पीसीज की, इसमें बोला है नेचर की, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट की फंक्शनल यूनिट है, जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन बीइंग हो चाहे रैबिट हो, ये सारे रहते हैं। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग वर्क करते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसर हैं, खाना खुद बनाते हैं, एग्जाम्पल प्लांट, ये प्रोड्यूसर हैं। कुछ है कंज्यूमर, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग। हम लोग प्रोड्यूस कम करते हैं, खाते ज्यादा है। शुरुआत में जब हम लोग ट्राइबल थे तो कई बार फल खाते थे, फल के साथ बीज भी फैला देते थे, तो इन बहुत सारा फॉरेस्ट भी डेवलप होता था। लेकिन अब अगर हम बीज उगाते हैं तो उस फसल को खुद ही काट लेते हैं। और अगर कोई कंज्यूम करना चाहता है तो उसके लिए पेस्टिसाइड्स हम यूज करते हैं, किसी को भी खाने नहीं देते इंसेक्ट्स को। और अगला डीकंपोजर। डीकंपोजर वो हैं जो डेड सेल्स पर अपनी लाइफ को डिसाइड करते हैं, डीकंपोज कर देते हैं बहुत जल्दी। फंगी हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे उन्हें दिखता है कि इस चीज की लाइफ खत्म हो गई तो उसको वो खत्म कर देते हैं, एंड हो जाता है, और फिर दोबारा से रिसाइकिल हो जाती है। और ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये इंटरेक्ट करते हैं किससे? अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। जो भी इनके सराउंड होता है, अपने आसपास होता है, उससे ये लोग इंटरेक्ट करते हैं। और इनके सराउंड क्या होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट। इसके आसपास इनकी लाइफ चलती है। और क्या इकोसिस्टम बड़ा होना जरूरी है? तो इसका बिल्कुल भी होना जरूरी नहीं। इकोसिस्टम एक छोटे से रूम से लेकर एक बड़े फॉरेस्ट तक हो सकता है, उसके लिए कोई बड़ा या छोटा होना जरूरी नहीं है। इसलिए बोला जाता है कि भाई इसका साइज कैन बी एनी साइज, किसी भी साइज का हो सकता है। इसके लिए बड़ा होना या छोटा होना मैटर नहीं करता। लेकिन ज्यादातर टाइम जो हमें दिखता है वो ऐसा दिखता है कि भाई ये एक फिक्स अपनी लिमिटेशन में होता है, और जहां पर कुछ लिमिटेड स्पीसीज रहते हैं, लिमिटेड एरिया एंड लिमिटेड स्पीसीज। जैसे हमने पीछे ही देखा था इक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में, कि कैसे उसमें कुछ ही चीजें रह रही थी। इक्वेटिक इकोसिस्टम, या आप कह सकते हो वाटर इकोसिस्टम, और उसमें हमने देखा कुछ फिशेस हैं, कुछ फ्रॉग हैं, वो सब उसी इकोसिस्टम में रह रहे हैं। साथ में फाइटोप्लैंक्टन, और इसमें
फ्लो होता रहता है न्यूट्रिएंट का और एनर्जी का। जो कुछ फिश हैं वो फाइटोप्लैंक्टन को खाएंगी, फिर स्मॉल फिश को बड़ी वाली फिश खाएंगी, और बड़ी वाली फिश को और स्पीसीज जो है वो भी खा सकते हैं। तो न्यूट्रिएंट का फ्लो प्लस एनर्जी का फ्लो, ये सब आपको इकोसिस्टम में दिखेगा। ये फ्लो बार बार चलता रहता है। और एक और खास बात, जो भी चीज इकोसिस्टम में रहती है वो कहीं ना कहीं डिपेंड है अदर स्पीसीज पर या अदर थिंग्स पर। तो एवरीथिंग जो भी रह रहा है वो दूसरी चीज पर डिपेंड है। इसलिए बोला जाता है इकोसिस्टम में अगर एक भी स्पीसीज को नुकसान हुआ, मान लेते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन को नुकसान हुआ, वो बचा ही नहीं, तो फिशेस को फूड नहीं मिलेगा, और फिश को फूड नहीं मिलेगा तो बड़ी फिश को नहीं मिलेगा, और बड़ी फिश को नहीं मिलेगा तो और जो स्पीसीज है उनको फूड मिलना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब वो इकोसिस्टम डेड हो जाएगा, डार्क जोन बन जाएगा। इसलिए बोला जाता है इकोसिस्टम में हर एक छोटी स्पीसीज मैटर करती है, और दूसरी स्पीसीज उस स्पीसीज पर डिपेंड होती है, या जिसे हम कहते हैं फूड चेन। फूड चेन कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी अगर एक भी स्पीसीज को लॉस हुआ तो ये सारे इकोसिस्टम को डैमेज कर देता है। तो इसलिए जरूरी होता है भाई इकोसिस्टम को हम लोग प्रोटेक्ट करें, और किसी भी ऐसी चीज को इकोसिस्टम में एंटर ना होने दें जिससे दूसरी स्पीसीज को लॉस हो। किसी ऐसे एनिमल को या किसी अदर चीज को, जैसे ह्यूमन बीइंग से सबसे ज्यादा खतरा रहता है इकोसिस्टम को, क्योंकि कई बार वो फॉरेस्ट में जाएगा, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में लकड़ियां बटोरने गया, वहां पे थोड़ी सी आग लगा दी, आग लगाने के बाद वो जंगल में फैल गई, और प्लांट एक तो नहीं रहे इसलिए बहुत सारी स्पीसीज मरेंगी, साथ में बहुत सारी स्पीसीज का जो फूड था वो प्लांट था, क्योंकि वो प्लांट वाली स्पीसीज नहीं बची तो अदर जो स्पीसीज है वो भी मर जाएंगे। तो हो सकता है उस फॉरेस्ट के अंदर जो भी इकोसिस्टम था उसका एंड हो जाए। किसकी वजह से? एनवायरमेंट में ह्यूमन बीइंग ने जो फॉरेस्ट फायर की उसकी वजह से। तो उसका काफी ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट इकोसिस्टम पर पड़ता है। तो फिर अगर इकोसिस्टम को डिवाइड करें तो इसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर चीजें हमने सुनी हैं, जैसे टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मतलब टेरिटरी जैसे हम कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं लैंड पर जो चीजें रहती है उनका इकोसिस्टम। लैंड पर हमें फॉरेस्ट मिल सकता है, ग्रास लैंड मिल सकती है, डेजर्ट भी मिल सकता है। तो ये सब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है। लैंड पर जो इकोसिस्टम मिलता है उसे कहते हैं टेरेस्ट्रियल। साथ में सेकंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, जो सबसे अच्छा भी है, समझने में भी आसान होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग अलग चीजें इंसान के द्वारा भी बनाई जा सकती हैं, जैसे पॉन्ड, तालाब, रिवर, नेचुरल भी हो सकती है, सी, ओशियन, ये सारी चीजें एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है। और सबसे लास्ट ह्यूमन मेड इकोसिस्टम, ये सब नेचुरल है, लेकिन इंसान भी इकोसिस्टम बनाता है। जैसे हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो एग्रीकल्चर करते टाइम जो हम क्रॉप उगाते हैं वो भी एक इकोसिस्टम है। आप देखेंगे उस क्रॉप के आसपास बहुत सारे स्पीसीज को फूड मिलना स्टार्ट हो गया, पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो गया। तो ह्यूमन बीइंग के द्वारा भी इकोसिस्टम डेवलप किया जाता है, लेकिन एक ऐसा इकोसिस्टम है आर्टिफिशियल,
पहले वाले हमने जो देखे वो नेचुरल इकोसिस्टम थे, लेकिन इंसान जो बनाता है वो है आर्टिफिशियल। इसमें क्रॉप फील्ड्स, हमारे खेत, ये इंक्लूड होते हैं। साथ में हम लोग जो अपने आसपास छोटा मोटा फॉरेस्ट डेवलप कर लेते हैं, बालकनी में कर लिया या आसपास पार्क डेवलप कर लिया, वहां पर भी इकोसिस्टम रहता है। छोटे छोटे स्पीसीज, रैट हो सकता है, साथ में चिड़ियाएं हो सकती हैं, और भी बहुत सारे चीजें जिनका डेवलपमेंट होता है। तो ये हमने जाना कि भाई इकोसिस्टम क्या है। तो कहीं ना कहीं आज की क्लास में हम लोगों ने जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में देखा। हमने इकोलॉजी के बारे में जाना, और इकोलॉजी के बारे में हमने जाना कि भाई स्टडी की जाती है एनवायरनमेंट के अंदर अलग ऑर्गेनिज्म की, और साथ में उसका जो नॉन लिविंग एनवायरनमेंट है उसके साथ इंटरेक्शन। साथ में हमने इकोसिस्टम के बारे में जाना कि फंक्शनल यूनिट है नेचर की, और साथ में एनवायरनमेंट के बारे में जाना जिसमें बहुत सारे इकोसिस्टम आते हैं। और बायोस्फीयर ऐसा रीजन अर्थ का जो लाइफ को सपोर्ट करता है। ये सारी चीजें आज हमने जानी, और ये आज की क्लास थी। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कुछ पूछ सकते हो।